इसमें एक वयस्क कोशिका के नाभिक को निकालकर एक नाभिक विहीन अंडाणु कोशिका में डाल दिया जाता है और फिर इसे रीप्रोग्राम कर दिया जाता है। इसके लिए बिजली के हल्के झटके दिए जाते हैं। रीप्रोग्राम सक्रिय कर देने पर अंडाणु कोशिका भ्रूण के तौर पर विकसित होने लगती है और इस भ्रूण की प्रत्युक्त माता के गर्भ में प्रत्यारोपित ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और समय पर बच्चे का जन्म होता है, जो क्लोन कहलाता है। क्लोनिंग का प्रयोग कई जानवरों, कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी में किया जा चुका है, परंतु मानव क्लोनिंग विवादास्पद रहा है। अधिकतर देशों ने मानव क्लोनिंग को प्रतिबंधित कर दिया। तकनीकी समस्या क्या है, डिमेरिट्स क्या है ह्यूमन क्लोनिंग की? इसकी सफलता दर बहुत कम है, मात्र 5 से 10%। अक्सर विकृत बच्चे का जन्म होता है। समय पूर्व वृद्धावस्था तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है, बीमारी देखने को मिलती है। एक ही तरह के कई लोगों के उत्पन्न होने से अपराध बढ़ने की संभावना और संतान उत्पत्ति में नर की भूमिका की समाप्ति का खतरा हो जाएगा। देखो, नैतिक और सामाजिक समस्या भी है, जैसे परिवार की स्थिति पर असर पड़ सकता है। इसे सृष्टि में हस्तक्षेप माना जा रहा है। धार्मिक आधार पर भी इसका विरोध हुआ है, क्योंकि बच्चे के उत्तरदायित्व एवं भरण पोषण की समस्या आ सकती है। इससे तकनीक के दुरुपयोग की भी संभावना है। इसकी डिमेरिट्स क्या है, इसका लाभ क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम प्रजनन एक विकल्प, अच्छी नस्ल की प्राप्ति है। क्लोनिंग लीवर, किडनी, बोन का निर्माण किया जा सकता है। क्लोनिंग विधि से खराब अंग और वंचित अंग की जगह नए अंग लगाए जा सकते हैं, जो कोशिका प्रत्यारोपण किया जा सकता है। मेडिकल फील्ड में क्लोनिंग अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। विलुप्त जीवों को क्लोनिंग कर उन्हें वापस लाया जा सकता है। तस्मानियन टाइगर की पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। देखो, जीन थेरेपी हो गया, किसी रोग के निदान हेतु उस रोग के जिम्मेदार जीन का स्थानांतरण कर स्वास्थ्य जीन एवं उपयुक्त स्वास्थ्य जीन या उपयुक्त जीन का प्रत्यारोपण जीन थेरेपी कहलाता है। एडिनोवायरस, इस संबंध में डिलीवरी एजेंट के रूप में एडिनोवायरस का उपयोग किया जाता है। कई बीमारियों में 1990 में यूएसए में इसकी शुरुआत की हुई, परंतु अब तक इसकी शुरुआत से लेकर अब तक प्रगति धीमी रही है। वर्तमान में पार्किंसन डिजीज तथा कई प्रकार की कैंसर आदि के संदर्भ में जीन गन नामक तकनीक का प्रयोग कर बाह्य जीन को मस्तिष्क में हस्तांतरित किया जाता है और ये बाह्य जीन डोपामाइन का निर्माण करता है, जो मस्तिष्क की कोशिका में अंतरकोशिकीय संचरण में सहायक होता है। जीन उपचार के संदर्भ में सबसे प्रमुख समस्या है कि बहुत कम बीमारी ही एक जीन के त्रुटिपूर्ण समायोजन से होती है। अधिकांश बीमारियां कई जीनों की खराबी से उत्पन्न होती है। ऐसी बीमारियों के उपचार में सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का उपयोग किया जाता है। एसएनपी के अध्ययन से बीमारियों का खतरा और उपचार में संभावित लाभ का आकलन किया जाता है। इस अध्ययन से भविष्य में ऐसी दवाओं का विकास किया जा सकेगा जो व्यक्ति विशेष का उपचार उसके शारीरिक लक्षणों और गुणों के आधार पर कर सके। स्टेम सेल क्या है? मानव स्तंभ कोशिका में नवीकरणीय और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और उत्तकों में विकसित होने की अद्भुत क्षमता होती है और इस गुण के कारण मानव शरीर में प्रत्यारोपण किया जा सकता है और उसमें विभिन्न प्रकार की जटिल रोगों का सफलतापूर्वक इलाज संभव है। पिछले कुछ वर्षों में स्टेम सेल अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है और तीव्र विकास हुआ है। इस पर विवाद के बिंदु भी उत्पन्न हुए हैं। स्टेम सेल में इसके स्रोत क्या है? मानव भ्रूण 5 से 10 दिन का एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हो गया, 5 से 10। उसके बाद प्लेसेंटल स्टेम सेल हो गया, प्लेसेंटा में हो गया, और वयस्क मानव के बोन मैरो में एडल्ट स्टेम सेल में। देखो, मानव भ्रूण 5 से 10 दिन का होगा। ईएससी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से प्राप्त कोशिका ईएससी कहलाती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता ईसी में सर्वाधिक होती है। यही शरीर के लिए जरूरी किसी भी कोशिका का रूप ले सकती है, परंतु इसे प्राप्त कर लेने में भ्रूण नष्ट हो जाता है और ये पहलू धार्मिक और नैतिक समस्या खड़ा कर सकता है। नैतिकवादी इसे भ्रूण हत्या का आरोप करार देते हैं। प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा तो प्लेसेंटल स्टेम सेल प्लेसेंटा से प्राप्त होता है ये, और कुछ वयस्क मानव के कुछ अंगों में, खासकर बोन मैरो में एडल्ट स्टेम सेल होते हैं और इसकी क्षमता सीमित होती है। एम्ब्रियोनिक, प्लेसेंटल और एडल्ट स्टेम सेल, इसका विकास अपेक्षाकृत धीरे धीरे होता है तथा ये कमजोर भी होती है। स्टेम सेल अनुसंधान के लाभ क्या है? इसका मुख्य उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में है। अनेक प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी उपचार प्रक्रिया का विकास इसके द्वारा संभव है। स्टेम सेल में डायबिटीज, अल्जाइमर, पार्किंसन, ल्यूकीमिया, हेपेटाइटिस, मल्टीसिरोसिस, मेरुदंड में चोट, पक्षाघात, हृदय रोग, शरीर के जले हुए हिस्से और दुर्घटनाग्रस्त अंगों के पुनरुद्धार, अंग प्रत्यारोपण आदि की व्यापक संभावना है। बीमारियों के इलाज में कोशिकाओं के उपयोग की इस महत्वपूर्ण संभावना को पुनर्जीवित या पुनरुद्धार चिकित्सा कहा जाता है। भारत में इसकी स्थिति क्या है? भारत में इसे सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जा रहा है। एम्स दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु आदि जगहों पर कई निजी संगठनों के द्वारा स्टेम सेल का उपयोग उस पर अनुसंधान किया जा रहा है। रिलायंस साइंस मुंबई